प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है नागरिक प्रशासन। मंगोलों का साम्राज्य यायावर साम्राज्य कहलाता था, क्योंकि वो यायावर समाज से संबंधित थे। और क्योंकि वो यायावर थे, इसलिए उनका नागरिक प्रशासन ना तो अधिक अच्छा था और ना ही संगठित था। फिर भी जो उस समय की परिस्थितियां थी, उसके अनुसार उनका प्रशासन सही था। उनके प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आज हमने उनको पढ़ना है। तो उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले खान की स्थिति। मंगोल साम्राज्य में सम्राट को खान कहा जाता था और खान की स्थिति सर्वोच्च होती थी। उसे बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। वो अपने राज्य के लिए आंतरिक और बाहरी नीतियां तैयार करता था। सेना का प्रमुख सेनापति होता था। पूरी सेना उसके अधीन होती थी और उसी के अनुसार कार्य करती थी। राज्य के सभी उच्च पदों पर उसी के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, चाहे वो सैनिक पद हों चाहे असैनिक पद हों। उसे किसी भी देश के साथ युद्ध करने या संधि करने का अधिकार प्राप्त था। वो प्रजा के ऊपर कोई भी नया कर लगा सकता था, पुराने करों को हटा सकता था या उन्हें कम या अधिक कर सकता था। कुल मिलाकर उसकी स्थिति राज्य में सबसे शक्तिशाली थी। उसके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द कानून बन जाता था, जिसका कोई भी उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता था। अगर कोई उसका उल्लंघन करता था, उसे मृत्युदंड दिया जाता था। मंगोल शासकों की स्थिति तानाशाही शासकों से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मंगोल सरदारों की सभा, जिसे कुरिलताई कहा जाता था, के द्वारा कुछ अंकुश लगाए जाते थे। कुछ निर्णय थे जो कि उनको कुरिलताई से पूछकर करने पड़ते थे। उनकी आज्ञा के बिना वो उन निर्णयों को नहीं ले सकते थे। दूसरा आ जाता है नागरिक प्रशासकों की भूमिका। क्योंकि चंगेज खान यायावर साम्राज्य का शासक था और यायावर समाज से संबंधित था, इसलिए अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। वो अनपढ़ था और उसने अपनी योग्यता और बहादुरी के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तो कर ली थी, जिसमें बहुत सी जातियों के और सभ्य समाजों के लोग रहते थे। और इन लोगों के ऊपर शासन करना कोई भी आसान कार्य नहीं था। चंगेज़ खान जैसे अनपढ़ व्यक्ति के लिए ऐसे सभ्य समाजों और पढ़े लिखे लोगों के ऊपर शासन करना कोई आसान कार्य नहीं था। और उसके जो मंगोल साथी थे, वो भी इसमें उसकी सहायता नहीं कर सकते थे। इसलिए चंगेज़ खान ने जो अपने अधीन किए गए सभ्य समाजों के लोग थे, उनको नागरिक प्रशासकों के तौर पर भर्ती किया, क्योंकि उसको पता था कि वो योग्य हैं और वो शासन संबंधी उसको अधिक कुशल पूर्वक फैसले लेने में उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए उनको उसने नागरिक प्रशासकों के तौर पर भर्ती किया। और भर्ती के समय में वो सिर्फ योग्यता देखता था, उनकी जाति या धर्म को कोई महत्व नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि मंगोल समाज के लोग उसकी सहायता करने में असमर्थ हैं। इसलिए उसने उनको योग्यता को देखकर उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया। और जैसे उसने उनके ऊपर विश्वास किया, वैसे ही इन नागरिक प्रशासकों ने भी मंगोल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ करने में उसका पूर्ण सहयोग दिया। मंगोल साम्राज्य को संगठित करने में उसकी पूरी मदद की। उन्होंने मंगोल शासकों को अपनी नीतियां बदलने के लिए भी काफ़ी प्रभावित किया। जैसे एक चीनी मंत्री ने प्रशासन के प्रति अपनी नीतियां बदलने के लिए चंगेज़ खान को कहा, जिससे उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उस चीनी मंत्री का नाम था ये लू चुत्साई। इसे मंगोलों ने पिकिंग पर जब आक्रमण किया था 1215 ईस्वी में, वहाँ से बंदी बनाया था। और चंगेज़ खान इसकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसको बंदी गृह में न डालकर उसको अपनी सेवा में रख लिया था। उसी ने चंगेज़ खान को सिविल सर्विस को गठित करने के ढंग और उसके लाभों की जानकारी दी थी। उसने चंगेज़ खान के सेनापतियों को चीनी किसानों की हत्या करने से भी रोका। अगर कोई चीनी किसान
कर नहीं देते थे तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन उसने समझाया कि इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको काम करने देना चाहिए, जिससे कि वो फसलें उगाएंगे और उससे लाभ होगा। उसने कहा कि उसने चंगेज़ खान को एक ये बात कही कि अगर उसे चीनी प्रदेश का शासन करने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो चंगेज़ खान को प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि कर के रूप में देता रहेगा। इससे मंगोलों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और वहाँ के शासन प्रबंध की जिम्मेदारी से भी वो मुक्त हो जाएंगे। चंगेज़ खान को उसका यह सुझाव अच्छा लगा और उसने इस सुझाव को मान लिया। उसी ने चीन में याम प्रथा, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल, अनाज के लिए गोदाम और सड़कों को सुरक्षित बनाए जाने के बारे में चंगेज़ खान को बताया कि किस प्रकार से इन सभी कामों को किया जा सकता है और इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और चंगेज़ खान इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने इन सभी सुझावों को उसने मान लिया। कहा जाता है कि इल्खानी शासक गजन खान के शासनकाल में उसके वजीर रशीदुद्दीन ने एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण तैयार किया, जिसे गजन खान ने मंगोल देशवासियों के नाम से प्रसारित किया था। इसमें पहली बार किसानों को मारने की बजाय उनकी सुरक्षा करने के ऊपर विशेष बल दिया गया था। इन सभी सुझावों से जो कि नागरिक प्रशासक थे उन्होंने चंगेज़ खान को दिए। इससे उसके नागरिक प्रशासन को बहुत अधिक बल मिला और उसके साम्राज्य को सुरक्षित करने में उसको काफ़ी मदद मिली। फिर तीसरा है उलूस। उलूस ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि उलूस से क्या अभिप्राय है। ठीक है, उलूस का गठन चंगेज़ खान ने किया था। ठीक है, चंगेज़ खान जो कि मंगोल शासन का खान था, उसने उलूस का गठन किया था और इसके अनुसार उसने नवविजित क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार अपने चारों पुत्रों को दे दिया था। जो नए क्षेत्रों को उसने विजित किया था उनको उसने अपने चारों पुत्रों में बांट दिया और उनको उलूस का नाम दिया गया और वहाँ पर शासन करने का अधिकार अपने पुत्रों को दिया गया। उलूस से अभिप्राय किसी निश्चित भूभाग से नहीं होता था, क्योंकि इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता था। उलूस में चंगेज़ खान के पुत्रों की स्थिति उपशासक जैसी होती थी और उनके अधीन अलग अलग सैनिक टुकड़ियां भी दी गई थी, जिन्हें तामा कहा जाता था। उन सभी को अपने क्षेत्रों में सेना भर्ती करने का अधिकार दिया गया था, लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया था और नए क्षेत्रों को विजित भी कर सकते थे। तो इसके पुत्रों ने नए नए क्षेत्रों को विजित किया। जैसे उसके पुत्र जोची ने दक्षिण रूस में गोल्डन हार्ड और तोलुई के वंशजों ने चीन में युआन वंश और ईरान में इल्खानी वंशों की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आ जाता है याम। याम जो सैनिक चौकियां या सरायों के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि याम से क्या अभिप्राय है। याम की स्थापना भी चंगेज़ खान ने की थी, जो कि इसका एक बहुत ही बहुमूल्य योगदान था। याम एक प्रकार की सैनिक चौकियां होती थी। मंगोल साम्राज्य में हर 25 मील की दूरी पर ऐसी चौकियां स्थापित की गई थी और इन चौकियों में घुड़सवार संदेशवाहक हमेशा ऐसे घोड़ों पर तैनात रहते थे जो कि बहुत ही फुर्तीले होते थे। ये संदेशवाहक सरकारी संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। इन घुड़सवारों के घोड़ों के गलों में एक घंटी बंधी होती थी। जब भी वो किसी याम के पास पहुंचते थे तो इस घंटी की आवाज़ को सुनकर दूसरा संदेशवाहक अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता था। इन यामों में ठहरने वाले यात्रियों की सुविधा का हर इंतजाम किया जाता था। उनके रहने, खाने, पीने, सोने का पूरा इंतजाम होता था और यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से पास भी जारी किए जाते थे। इन पासों को फारसी भाषा में पैज़ा कहा जाता था और मंगोल भाषा में जैरज कहा जाता था। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है पैज़ा से क्या अभिप्राय है। तो पैज़ा मंगोल सरकार की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले पास थे, जिन्हें फारसी भाषा में पैज़ा कहा जाता था। और ये पास जो थे वो 3 प्रकार के होते थे, सोने, चांदी और लोहे के होते थे। ठीक है, तो
फारसी में पैज़ा और मंगोल भाषा में इनको जैरज कहा जाता था। और ये पास 3 प्रकार के सोने, चांदी और लोहे के होते थे। सोने के पास यात्रियों और विदेशियों को दिए जाते थे, सीधे खान के द्वारा दिए जाते थे, और विशेष अधिकारियों और व्यापारियों को चांदी के पास दिए जाते थे और सामान्य जन को लोहे के पास दिए जाते थे। और ये पास उनको अपने माथे पर बांधना होता था। यामों में यात्रियों को पासों के आधार पर सुविधाएं दी जाती थी। जैसे जैसे उनके पास होते थे ना सोने, चांदी और लोहे के, तो उसी हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाती थी। इन चौकियों के कारण सड़क मार्गों को भी सुरक्षित बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर सैनिक होते थे, तो इससे सड़क मार्ग सुरक्षित रहे। चोर डाक लुटेरे जो थे वो वहाँ पर अपना कोई भी काम नहीं कर सकते थे, चोरी डकैती का काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सैनिक चौकियाँ थी तो वो उनकी सुरक्षा करते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी सरकार को एक कर देते थे जिसे बाज कहा जाता था, बाज नामक कर देते थे। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंगोल सरकार को अपने पशुओं का 10वां हिस्सा देते थे, जिसे कुबकुर कहा जाता था। इस संस्था का उद्देश्य मंगोल साम्राज्य के दूर स्थानों पर नियंत्रण रखने और पूरे साम्राज्य की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना था। और याम संस्था अपने इस उद्देश्य में काफ़ी सफल भी रही। पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण भी रखा जा सका और छोटी से छोटी घटना की जानकारी खान को दी जा सकती थी, और सरकारी संदेशों को दूर स्थित क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। फिर यास आपको पहले मैंने करवा दिया है। यास चंगेज़ खान की जो विधि संहिता थी। मंगोल प्रशासन को चलाने में यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यास चंगेज़ खान की विधि संहिता को कहा जाता था, जिसमें वो नियम दिए गए थे जिन्हें चंगेज़ खान के शासनकाल में 1206 ईस्वी में कुरिलताई द्वारा पास किया गया था, और इन नियमों को 1218 ईस्वी में अंतिम रूप दिया गया था। यास उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी जारी रही। यास के नियम मूल रूप में हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसकी जानकारी हमें दूसरी पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों से मिलती है। यास में दिए गए नियम मंगोल सेना के लिए, शिकार के लिए, डाक प्रणाली के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र के लिए और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित थे। यास मंगोल जनजातियों की परंपराओं का एक संकलन था। इन नियमों को चंगेज़ खान ने पराजित लोगों के ऊपर भी लागू किया था। यास ने मंगोलों को एक सूत्र में पिरोने और उनकी अपनी कबीलाई पहचान बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। तो यास जो थी चंगेज़ खान की विधि संहिता, इसने मंगोल प्रशासन में एक मुख्य भूमिका निभाई। फिर प्रजा का सुख। मंगोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता ये थी कि वो हमेशा अपने प्रजा के सुख का ध्यान रखते थे। चंगेज़ खान और दूसरे मंगोल शासकों ने बहुत से क्षेत्रों को विजित किया और वहाँ पर भारी विनाश लीला मचाई, लेकिन फिर भी इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के बाद वहाँ पर उन्होंने फिर से उन नगरों का निर्माण करवाया और शांति व्यवस्था की स्थापना की और बहुत से लोगों की भलाई के कार्य किए। मंगोल शासकों ने सड़कों को सुरक्षित बनाया, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, लोगों पर कम कर लगाए और अनाथों और गरीबों की देखभाल की। ऐसे क्षेत्र जो कि सूखे थे वहाँ पर अनेक कुएं खुदवाए गए। अकाल के समय में लोगों की मदद करने के लिए गोदाम घर बनवाए गए और इन गोदाम घरों से जो ज़रूरतमंद होते थे उनको मुफ्त भोजन या अनाज दिया जाता था। तो जो मंगोल शासक थे, बेशक से वो क्रूर थे, बेशक से वो यायावार समाज से संबंधित थे, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। फिर है धार्मिक नीति। मंगोल शासक धर्म में भी विश्वास रखते थे। उनका प्रमुख देवता तेंगरी था। ठीक है, तेंगरी सूर्य देवता को कहा जाता था। तो वो सूर्य देवता या तेंगरी की उपासना किया करते थे, जिसे वो सबसे सर्वशक्तिमान मानते थे, और इसे प्रसन्न करने के लिए वो जानवरों और घोड़ों की बलियां दिया करते थे। उनके जो पवित्र धार्मिक
लोग थे जो धार्मिक कार्य संपन्न करवाते थे उन्हें शामन कहा जाता था और उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता था। चंगेज़ खान का ये विचार था कि परमात्मा ने मंगोलों को पृथ्वी पर शासन करने के लिए ही भेजा है, इसलिए मंगोलों का ये धार्मिक कर्तव्य है कि अधिक से अधिक देशों को अपने अधीन करें। इसके साथ साथ मंगोल शासक जब भी कोई विजय प्राप्त करते थे तो परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करते थे। मंगोल शासकों की अपने धर्म में रुचि होने के बावजूद भी ये विशेषता थी कि उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, चाहे वो ईसाई धर्म था, मुस्लिम धर्म था, यहूदी धर्म था, बौद्ध धर्म था या ताओ धर्म था। इन सभी के प्रति उन्होंने सहनशीलता की नीति अपनाई और उनको अपने रीति रिवाजों को पालन करने की पूरी छूट दी। नौकरियों के लिए या उच्च पदों के लिए नियुक्ति करते समय कभी भी धार्मिक भेदभाव नहीं किया गया, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाती थी। यायावर शासकों के द्वारा धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई गई, जो कि उनकी एक महान उपलब्धि थी और इसी के कारण वो पूरे साम्राज्य के ऊपर अच्छे से नियंत्रण रख सके और एक अच्छा शासन प्रबंध लोगों को दे सके और शांतिपूर्वक वहाँ पर अपना शासन कर सके। फिर मूल्यांकन आ जाता है मंगोल प्रशासन का, मूल्यांकन कि अच्छा था या बुरा था। तो ये हमने खुद सोचना है कि उनका प्रशासन किस प्रकार का था, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगोल यायावर समाज से संबंधित थे। यायावर कौन? जो घुमक्कड़ होते हैं, एक स्थान पर टिके नहीं रहते, पढ़े लिखे नहीं थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन चंगेज़ खान ने उन सभी को एकत्रित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। युद्ध करना और लूट मार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अच्छा शासन प्रबंध देने में ना तो उनकी कोई विशेष दिलचस्पी थी, ना ही उनको कोई जानकारी थी। उन्होंने सिर्फ काम चलाऊ शासन प्रबंध लागू किया था। सैनिक प्रशासन की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान जरूर दिया था। क्यों? क्योंकि सैनिक प्रशासन के बल पर ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है और उसकी सुरक्षा की जा सकती है। तो इसलिए सैनिक प्रशासन की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया। अपने साम्राज्य को संगठित करने और नागरिक प्रशासन के संबंध में उन्होंने कोई अधिक सुधार नहीं किए, जिससे जो मंगोल प्रशासन था, जो विजित लोगों के ऊपर उन्होंने शासन किया था, वो इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मंगोल चाहे यायावर थे, अच्छे प्रशासक नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय की मांग के अनुसार उन्होंने जो शासन प्रबंध लागू किया था वो सही था। जितनी उनको जानकारी थी, जितना वो अच्छा शासन प्रबंध दे सकते थे, उसको देने का उन्होंने प्रयास किया। बेशक से लोग उनसे घृणा करते थे, क्योंकि जहाँ भी वो युद्ध के लिए जाते थे वहाँ पर लूट मार मचाते थे, विनाश लीला मचाते थे, चीज़ों को जला देते थे, संपत्ति को नुकसान पहुँचाते थे, इसलिए लोग उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा शासन प्रबंध देने का प्रयास किया। लोगों को उन्होंने पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी, उनको अपने रीति रिवाज के अनुसार पालन करने का पूरा अधिकार दिया गया और योग्यता के आधार पर उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेशक से वो यायावर थे, उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जितनी उनकी जानकारी थी उसके हिसाब से एक अच्छा शासन प्रबंध देने का प्रयास किया। धन्यवाद।